हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत आने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। फ्रेंड्स, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं जब प्राचीन इतिहास की बात की जाए और जब प्राचीन भारतीय इतिहास की बात की जाए तो। फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कुषाण वंश के बारे में देखा था, कुषाण वंश के बारे में जाना था। कुषाण वंश के बाद में यदि भारतीय भूभाग पर कोई शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित होता है या शक्तिशाली वंश आता है तो वो है गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता वंश, गुप्ता डायनेस्टी। कुषाण वंश के बारे में जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि कुषाण वंश के शासकों ने किस तरह भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था, अपने साम्राज्य को एक्सपांड किया था, विस्तारित किया था। लेकिन दोस्तों, जब कुषाण वंश का पतन हो जाता है तो उत्तर भारत के इस वृहद साम्राज्य का क्या होता है। ये वृहद साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगता है, छोटे छोटे भागों में बंटने लगता है। यही स्थिति हमने कब देखी थी, जब मौर्य वंश का पतन हुआ था। मौर्य वंश के पतन के बाद में भी जो मगध साम्राज्य वो छोटे छोटे भागों में बढ़ गया था, छोटे छोटे राज्य उदित हो गए थे और भारत में अराजकता की स्थिति विद्यमान हो गई थी। इसी तरह जब कुषाण वंश का पतन होता है तो वो साम्राज्य भी छोटे छोटे भागों में विभक्त होने लगता है और अराजकता की स्थिति पनपने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ समय बाद क्या होता है, एक शक्तिशाली वंश का उदय होता है जो कि है गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी। और गुप्त वंश के शासक अपने साम्राज्य को विस्तारित करते हैं और पुनः भारत में अराजकता की स्थिति को खत्म करते हैं। तो आइए देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट द लेक्चर। अपना कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग डालिए गुप्त साम्राज्य। सो फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य, यदि इस साम्राज्य के टाइम पीरियड की बात करूं कि कब से कब तक इन्होंने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित रखा, तो 240 ईस्वी से, हेडिंग डालकर लिखेंगे टाइम पीरियड इनका, 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहता है भारतीय भूभागों पर। भारतीय भूभागों पर ये अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। कब से कब तक? 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। टाइम पीरियड याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालखंड, ओके फ्रेंड्स। यदि ईयर्स की बात करूं, वर्षों की बात करूं कि कितने सालों तक इन्होंने शासन किया, तो आप निकाल ही सकते हैं। 310 ईयर, 310 सालों तक, वर्षों तक इन्होंने शासन किया था भारतीय भूभागों पर, वर्षों तक, ठीक है। 310 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य अपना साम्राज्य स्थापित करता है भारत पर, ठीक है। 310 वर्षों तक, 310 ईयर्स तक। अब फ्रेंड्स, इसके फाउंडर की बात कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फाउंडर, संस्थापक। फाउंडर की बात की जाए संस्थापक की बात की जाए इनके, तो वे हैं श्रीगुप्त। नाम क्या लिखेंगे? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक या गुप्त साम्राज्य के फाउंडर कौन हुए? श्रीगुप्त हुए। श्रीगुप्त 240 ईस्वी पे राज सिंहासन को संभालते हैं, अर्थात 240 ईस्वी में राज सिंहासन, राजगद्दी पर बैठते गुप्त साम्राज्य के शासक बनते हैं प्रथम। और इनका शासनकाल चलता है 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। मतलब श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य को संभाला, गुप्त साम्राज्य के शासक बने। उसके बाद में इनके उत्तराधिकारी आ जाते हैं और वे गुप्त साम्राज्य को संभालते हैं। वर्षों की बात करें तो कितने ईयर तक? 40 ईयर तक, अर्थात 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। 40 वर्षों तक
श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी को संभालते हैं, गुप्त साम्राज्य को संभालते हैं, उसका संचालन करते हैं। 280 ईस्वी में श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद में इनके उत्तराधिकारी, इनके सक्सीसर, इनके इनहेरिटर आते हैं, जो कि है घटोत्कच। ठीक है, तो श्रीगुप्त की मृत्यु कब होती है? 280 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी श्रीगुप्त की मृत्यु हो जाती है 280 ईस्वी में, और इनके उत्तराधिकारी होते हैं, इनके उत्तराधिकारी का नाम लिखेंगे इनके उत्तराधिकारी होते हैं घटोत्कच। घटोत्कच। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच होते हैं, और घटोत्कच 280 ईस्वी से इनका राज्यारोहण होता है, अर्थात गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं 280 ईस्वी में, और 319 ईस्वी तक ये अपने साम्राज्य को संभालते हैं, गुप्त साम्राज्य को संभालते हैं। तो इनका टाइम पीरियड लिखेंगे कब से कब तक? तो 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक ये राजगद्दी पर बैठते हैं। 280 ईस्वी पर राज्यारोहण होता है, ये राजगद्दी पर बैठते हैं, और 219 ईस्वी तक ये गुप्त साम्राज्य को संभालते हैं। ठीक है, घटोत्कच। 319 ईस्वी में घटोत्कच की भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में इनके उत्तराधिकारी बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इतना नोट डाउन कर लिया। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। घटोत्कच के उत्तराधिकारी होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम लिखेंगे, इनके बारे में हेडिंग डाल लेंगे क्योंकि थोड़ा विस्तृत पढ़ना है। हमने श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में कम इसलिए पढ़ा क्योंकि फ्रेंड्स इनके बारे में इतने ही फैक्ट हैं, ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए थे। श्रीगुप्त संस्थापक थे, इसीलिए उन्हें पढ़ा जाता है। घटोत्कच उनके उत्तराधिकारी थे, और उनके उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लाइन लिख लेंगे, घटोत्कच की 319 ईस्वी में घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है, और इनके उत्तराधिकारी होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। और फिर चंद्रगुप्त प्रथम हेडिंग डाल के इनके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सो फ्रेंड्स, घटोत्कच की मृत्यु जब 319 ईस्वी में हो जाती है, तो 319 ईस्वी में ही इनका राज्यारोहण होता है, अर्थात 319 ईस्वी से इनका टाइम पीरियड चालू होता है गुप्त साम्राज्य पर, तो चलता है 335 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया गुप्त साम्राज्य पर? तो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी पर गुप्त साम्राज्य को संभालने वाले शासक होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये तो टाइम पीरियड की बात हो गई। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। जैसा मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, पूरी लाइन आप वैसे लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड पर देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वास्तविक संस्थापक, आपको पूरी लाइन लिखनी है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अब समझिए क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक? क्योंकि फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम वे पहले ऐसे शासक हुए गुप्त साम्राज्य के अंदर जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करी और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। जैसा मैंने बताया था कि कुषाण वंश के समय क्या था दोस्तों, कुषाण वंश के जैसे ही पतन हुआ था, उसके बाद में उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, और इन छोटे छोटे राज्यों में गुप्त वंश भी आता था, और तभी श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना भी करी थी। अर्थात ये इतना प्रसिद्ध नहीं था, छोटे छोटे राज्यों जिनके बारे में हम पढ़ते भी नहीं हैं, उनके अंतर्गत ही गुप्त साम्राज्य आता था। लेकिन जब से चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनकर आए थे गुप्त साम्राज्य के लिए, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और गुप्त साम्राज्य यहीं से प्रसिद्धि पाने लगा था। इससे पहले क्या था दोस्तों, जब कुषाण वंश चल रहा था ना, जब कुषाण वंश का साम्राज्य था उत्तर भारत के क्षेत्रों में, तब ये गुप्त वंश के लोग उनके सामंत हुआ करते थे। गुप्त वंश उदय भी हो गया था उस टाइम पे, लेकिन वे सामंत हुआ करते थे, इतना प्रसिद्ध नहीं था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गुप्त साम्राज्य आने वाले फ्यूचर में इतना प्रसिद्धि हासिल कर लेगा, इतना एक्सपांड हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ये साम्राज्य। ठीक है, इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को प्रसिद्धि दिलाई। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आप चंद्रगुप्त प्रथम
पर टिक करेंगे। और ये तृतीय शासक हुए, तीसरे नंबर के शासक हुए थे श्रीगुप्त, घटोत्कच और उसके बाद के शासक हुए थे। और यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप श्रीगुप्त करेंगे मार्क, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके राज्यारोहण की तिथि है 319 ईस्वी, अर्थात ये राजगद्दी पर कब बैठे थे, 319 ईस्वी इनके राज्यारोहण की तिथि होती है। और इस तिथि को ये विशेष बनाते हैं गुप्त संवत की स्थापना करके, अर्थात 319 ईस्वी को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण होता है और वे इस तिथि पर गुप्त संवत को लागू करते हैं, गुप्त संवत को चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हम ये तीसरा संवत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने गुप्त संवत देखा जो 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य के द्वारा लागू किया गया था। और उसके बाद में हमने देखा था शक संवत जो कि 78 ईस्वी में लागू हुआ था। और ये तीसरा संवत हम पढ़ रहे हैं गुप्त संवत जो कि 319 ईस्वी में लागू हुआ था। फ्रेंड्स, ये तीनों संवत की डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब गुप्त संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्त वंश के शासक थे ये। और कब चलाया था, इनके राज्यारोहण की तिथि थी 319 ईस्वी और तब से ये गुप्त संवत को लागू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी महाराजा अधिराज की। तो ये पहले ऐसे शासक हुए गुप्त साम्राज्य के जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा अधिराज, कौन सी उपाधि थी इनके पास, महाराजा अधिराज की उपाधि थी इनके पास। विवाह की बात की जाए तो इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में हुआ था। क्या नाम था इनकी वाइफ का, कुमार देवी। और कहाँ की राजकुमारी थी ये राजकुमारी थी लिच्छवी की, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में इनका विवाह होता है। साम्राज्य विस्तार की बात देखी जाए कि इनका साम्राज्य कहाँ तक विस्तारित था, तो फ्रेंड्स इन्होंने ज़्यादा विस्तृत तो नहीं किया, लेकिन अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से पहले जितना छोटा था उससे ज़्यादा फैलाया जरूर था। तो आधुनिक बिहार संपूर्ण गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता था। आधुनिक बिहार से उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। मैप में आपको दिख ही रहा होगा, आप देख लीजिएगा कि कौन सा एरिया है। आधुनिक बिहार से लगाकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तक चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। और अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था, तो राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे राजधानी। राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होंगी। और नहीं हुई है तो फिर से रिपीट से देख लीजिए थोड़ा सा। यदि जल्दी लग रहा है आपको वीडियो की जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा इसे, या फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। एक दो बार चीज़ें यदि आप देख लेंगे ना, जैसे कि पहले आपने नोट डाउन कर लिया पूरा लेक्चर, अपने नोट्स भी बना लिए, उसके बाद में फिर से लेक्चर को देख लिया और नोट्स भी सामने रखे और पढ़ते गए और वीडियो से समझते गए, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी और लंबे समय तक याद भी रहेगी, ठीक है। इवन दो मैं एग्ज़ाम टाइम तक की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये आपको लाइफ टाइम याद रखने वाली चीज़ें हैं। हमारे एक टीचर हुआ करते थे हिस्ट्री के, वो बोलते थे कि आप हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो, क्योंकि हिस्ट्री स्वयं को दोहराती है ना। हिस्ट्री से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम सीखते हैं कि इन राजाओं के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि इन्होंने कम उम्र में कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए थे, या फिर कुछ राजा ऐसे अयोग्य हुए थे जिनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जीवन में ऐसे कार्य नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ चीज़ें और जीवन जीने का तरीका सिखाती है। हमारे टीचर ऐसे कहा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी।
चंद्रगुप्त प्रथम ने कुछ सिक्के जारी किए थे, ठीक है, जो कि चांदी व सोने के थे। चांदी व सोने के सिक्के जारी किए थे। इनकी विशेषता क्या थी फ्रेंड्स? तो जो स्वर्णिम सिक्के थे, जो स्वर्ण के सिक्के थे, उनमें विवाह चित्र अंकित थे और राजा रानी के चित्र अंकित थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताने में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें क्यों याद रखें, इतना इंपॉर्टेंट तो होगी नहीं ये चीज़ें, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन में कि विवाह चित्र अंकित स्वर्णिम सिक्के किस शासक के द्वारा लागू किए गए थे या किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे? तो वे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। या किस वंश में लागू किए गए थे? तो गुप्त वंश में लागू किए गए थे। किस साम्राज्य द्वारा? तो गुप्त साम्राज्य के द्वारा। राजा का नाम पूछा जाता है, शासक का नाम पूछा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो क्या थे? विवाह चित्र अंकित थे, विवाह चित्र अंकित और राजा रानी के चित्र अंकित, राजा रानी के चित्र अंकित थे इन सिक्कों पर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इतने ही फैक्ट हैं और यही फैक्ट आपको याद रखने हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अब फ्रेंड्स 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? 335 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब इनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो इनके इनहेरिटर बनते हैं, इनके उत्तराधिकारी होते हैं समुद्रगुप्त। क्या नाम है उनका? उनका नाम है समुद्रगुप्त। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। तो आइए पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में हम। अब हेडिंग डालेंगे आप समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। तीन 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद में गुप्त साम्राज्य को संभालने वाले शासक होते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, तो कब से ये राज्यारोहण करते हैं? तो इनकी तिथि होती है 335 ईस्वी से ये अपने शासन को संभालते हैं, गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी को संभालते हैं। और कब तक संभालते हैं? तो 375 ईस्वी तक ये गुप्त साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर विराजमान रहते हैं। कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहता है? 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, अर्थात 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक ये गुप्त साम्राज्य को संभालते हैं। राजधानी वही पाटलिपुत्र रहती है इनकी भी, राजधानी पाटलिपुत्र। अब फ्रेंड्स हमने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये भी एक विस्तारवादी सोच के व्यक्ति थे, विस्तारवादी सोच के शासक थे। उसी तरह समुद्रगुप्त भी विस्तारवादी शासक थे। कैसे शासक थे ये? विस्तारवादी। चंद्रगुप्त प्रथम की तरह ही समुद्रगुप्त ने भी साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा, साम्राज्य को बढ़ाने के बारे में सोचा और ये काफ़ी हद तक सफल भी हुए। ये एक महत्वाकांक्षी शासक थे और दिग्विजय की नीति इन्होंने लागू की थी और इस उद्देश्य के पीछे चलते हुए इन्होंने गुप्त साम्राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाया, है ना। जितने भी गुप्त साम्राज्य के शासक हुए उनमें सर्वाधिक अगर साम्राज्य विस्तार किया है तो समुद्रगुप्त के द्वारा हुआ है। तो देखते हैं हम विस्तारवादी। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था, कहाँ तक किया था? देखा हमने आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया और साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त उनसे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक थे। तो यहाँ पे उनकी एक और विशेषता लिख लेंगे, महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी शासक थे और इन्होंने अपनी दिग्विजय की नीति से क्या किया था? अपने साम्राज्य को काफी विस्तारित किया था।
साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था, विस्तार किया था। अब साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्हें सेना की आवश्यकता थी और सेना इनकी काफ़ी शक्तिशाली थी। कैसे शक्तिशाली थी, कैसे शक्तिशाली बनाया, तो चूंकि फ्रेंड्स मैंने आपको इससे पहले बताया कि कुषाण वंश जब भारत पर अधिरोपित था, जब उनका साम्राज्य चल रहा था, उस समय गुप्त वंश के जो गुप्त साम्राज्य जो था या गुप्त वंश के जो शासक थे, ये क्या हुआ, गुप्त वंश क्या हुआ करता था, कुषाण वंश का सामंत हुआ करता था। तो कुषाण वंश के शासकों के द्वारा ही इन्होंने सेना को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, सेना को कैसे बनाया जाए, वहीं से इन्होंने सीखा था। तो गुप्त साम्राज्य की सेना भी काफ़ी बलवान थी, काफ़ी शक्तिशाली थी। तो सैन्य उपलब्धि के आधार पर, इतनी शक्तिशाली सेना होने के आधार पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के कई भूभागों को जीता। लगभग इन्होंने अलग अलग दिशाओं में भारत के 5 भूभागों को जीता था, बड़े बड़े, ठीक है, और अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं हम उन भूभागों के बारे में। सैन्य उपलब्धि के आधार पर इन्होंने 5 भूभागों को जीता था, अलग अलग दिशाओं के। वे 5 भूभाग हैं। पहला है आर्यावर्त का क्षेत्र विजय किया इन्होंने भारत में। विजित दूसरा हो जाएगा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का क्षेत्र विजय किया। आट्विक प्रदेश, आट्विक प्रदेशों को जीता। सीमावर्ती राज्यों का विजय, सीमावर्ती राज्यों पर विजय। विदेशी साम्राज्यों पर विजय। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्षेत्र थे, ये कुछ 5 क्षेत्र थे जहां पर सैन्य उपलब्धि के आधार पर समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया भारत में। तो आइए देख लेते हैं, एक एक के बारे में पढ़ लेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ हैं, कठिन है वे टर्मिनोलॉजी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्यावर्त का क्षेत्र, उसके बारे में देखते हैं। आर्यावर्त क्षेत्र, ये हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। समुद्रगुप्त ने यहाँ 12 राज्यों को विजित किया। इन क्षेत्रों पर कितने राज्यों को विजित किया समुद्रगुप्त ने? 12 राज्यों को यहाँ पर विजित किया। हेडिंग डाल के पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। 12 राज्यों को यहाँ पर विजित किया और इन राज्यों के विरुद्ध उन्होंने एक नीति लागू की। चूँकि देखिए फ्रेंड्स, इतने भूभागों को उन्होंने जीता था, इतने क्षेत्रों को, इतने राज्यों को समुद्रगुप्त ने विजय किया था। तो हर राज्य में इन्होंने एक अलग अलग नीतियाँ लागू की थी और इन नीतियों के तहत ही ये इन राज्यों को संभालते थे, इन राज्यों को का पालन पोषण करते थे। क्योंकि फ्रेंड्स, भूभाग इतना फैल गया था और उस समय पर इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि एक राजधानी में बैठ के कोई शासक पूरे इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकता था। इसीलिए देखिए, आपने इतिहास में इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि साम्राज्य काफ़ी विस्तारित हो चुके थे, उसके बाद में वे छोटे भी होते। क्यों होते? क्योंकि शासक इन्हें संभाल नहीं पाते। जब अयोग्य शासक आ जाते हैं तो वे इन्हें संभाल नहीं पाते हैं। इसीलिए मौर्य वंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य था, उसका भी कहीं ना कहीं विघटन हुआ और कभी ना कभी, वो तो कितना फैल गया था, ईरान तक चला गया था, लेकिन फिर भी उनका विघटन हुआ और वो छोटा हो गया था और धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो इसीलिए समुद्रगुप्त ने नीति बनाई कि कभी हमारा शासन समाप्त ना हो और उसे ऐसी, उन्होंने भी इतिहास से सीखा और उन्होंने ऐसी गलतियां वापस नहीं दोहराई। उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसी गलती नहीं दोहरानी है कि हमें साम्राज्य का विघटन करना पड़े। तो इन्होंने अलग अलग नीतियाँ चलाकर इन क्षेत्रों पर शासन किया था।
तो आर्यावर्त की हम बात करें तो आर्यावर्त के क्षेत्र विजित, तो 12 राज्यों को इन्होंने विजिट किया था यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने प्रस्रवोद्धरण की एक नीति लागू की थी। नाम लिखेंगे प्रस्रवो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रस्रवोद्धरण की नीति समुद्रगुप्त के द्वारा लागू की गई थी। किन क्षेत्रों पर लागू की गई थी? आर्यावर्त के क्षेत्रों पर लागू की गई थी। तो प्रस्रवोद्धरण की नीति इन्होंने लागू की थी इन राज्यों के विरुद्ध, प्रस्रवोद्धरण की नीति। अब क्या होती है प्रस्रवोद्धरण की नीति? क्या किया था इन देखिए 12 राज्यों को विजिट किया था। इन राज्यों के विरुद्ध समुद्रगुप्त के द्वारा प्रस्रवोद्धरण की नीति लागू की गई थी। प्रस्रवोद्धरण की नीति, इस नीति के तहत इन्होंने बलात् उन्मूलन किया था, अर्थात यहाँ की जो प्रजा थी वहाँ पर जबरदस्ती कार्य थोपे जाते थे तात्कालिक शासकों के द्वारा, तो उन्होंने बलात् उन्मूलन किया था, अर्थात जबरदस्ती कार्यों को खत्म किया था और इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया था। मतलब अपने इन भूभागों को क्या किया था, उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, साम्राज्य का विस्तार किया था। अब साम्राज्य क्या हो गया? बड़ा हो गया था। तो बलात् उन्मूलन कर साम्राज्य में मिलाया। साम्राज्य में मिलाया, इन राज्यों को क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया, मिलाया। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके आर्यावर्त क्षेत्र की। क्या क्या हुआ यहाँ पे? मेन इंपॉर्टेंट है प्रस्रवोद्धरण की नीति। और कितने राज्यों को विजिट किया था? 12 राज्यों को समुद्रगुप्त द्वारा विजिट किया गया था और इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अगला, दक्षिणापथ विजित। ये हेडिंग डालेंगे आप, दक्षिणापथ विजित, और इसके बारे में पॉइंट लिख लेंगे। थोड़े थोड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। दक्षिणापथ अर्थात भारत के दक्षिण भूभाग वाला क्षेत्र, यहाँ पर समुद्रगुप्त की सेना जाती है और यहाँ पर भी 12 राज्यों को विजिट करती है समुद्रगुप्त की सेना। 12 राज्यों पर ये विजय प्राप्त करते हैं और इन राज्यों के विरुद्ध भी ये एक नीति को लागू करते हैं, जिस नीति का नाम होता है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। क्या नाम होता है? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति लागू करते हैं इन राज्यों के विरुद्ध। इस नीति के तहत क्या होता है फ्रेंड्स? इस नीति के तहत समुद्रगुप्त ने जितने भी विजित राज्य थे दक्षिणापथ के, उन्हें पुनः उनके शासकों को लौटा दिया था। जीत लिए थे, जीतने के बावजूद भी अपने साम्राज्य में न मिलाते हुए क्या किया इन्होंने? उन शासकों को पुनः वे राज्य लौटा दिए थे। तो यहाँ लिखेंगे विजित राज्यों को शासकों, विजित राज्यों को पुनः शासकों को सौंपना, पुनः शासकों को सौंपना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें की थी। अब फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों समुद्रगुप्त ने ऐसा किया, क्यों अपने जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में न मिलाते हुए पुनः उन शासकों को दे दिया, और यदि देना ही था तो जीते क्यों, इतनी मेहनत क्यों की? तो फ्रेंड्स यहाँ पर समुद्रगुप्त की एक विशेष जो उनकी बुद्धि कौशल होता है वो इंगित करता है। यहाँ पे क्या इंगित करता है, क्यों इंगित करता है? तो फ्रेंड्स किस तरह उनका बुद्धि कौशल यहाँ पे प्रदर्शित होता है? फ्रेंड्स दक्षिणापथ का जो क्षेत्र था यहाँ पर यातायात या संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं था, जो कि पहले भी जो मौर्य वंश के शासक आए उन्होंने ये गलती करी थी। उन्होंने भी दक्षिण के क्षेत्र को जीता था लेकिन वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा और छोटे छोटे राज्य बनाए। उन्होंने राज्यपालों को वहाँ पे उनकी राज्यपालों को नियुक्त किया, जिससे क्या हुआ आने वाले भविष्य में काफ़ी उसकी हानि उठानी पड़ी थी। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया कि राज्यों को जीता और इन राज्यों को चेतावनी दी कि आप कभी भी हम पर हमला नहीं करेंगे और आप आपका शासन ले लीजिए। उससे क्या हुआ कि ये जो लोग थे, ये जो शासक थे, एक तो वो समुद्रगुप्त से भयभीत हो गए थे कि ये कभी भी हमारे राज्यों को हमसे छीन सकता है। दूसरा, वे एक सहानुभूति उन पर लागू की गई, सहानुभूति का उनके दिमाग में फंसाई गई कि ये राजा कितना अच्छा है कि इन्होंने हमारे राज्य विजित कर लिए थे, उसके बावजूद हमें किसी भी प्रकार से गुलाम न बनाते हुए हमारे राज्यों को पुनः हमें वापस लौटा दिया। तो वे क्या हो गए, एक मित्र राज्य बन गए, समुद्रगुप्त के गुप्त साम्राज्य के मित्र राज्य बन गए। और वे कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि हम गुप्त साम्राज्य पर हमला करें। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ बुद्धि कौशल थे समुद्रगुप्त के कि किस तरह शासन को चलाया जाए। तो ऐसे करके इन्होंने दक्षिणापथ के जो
शक्तिशाली साम्राज्य थे उन्हें अपना मित्र साम्राज्य बना लिया, अपना मित्र राज्य बना लिया था, उनसे दोस्ती कर ली थी। और साथ ही साथ उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करके बता दिया था कि भाई हम इतने शक्तिशाली हैं कि कभी भी आपके राज्यों को आपसे छीन सकते हैं, आप पर हमारी सेना इतनी शक्तिशाली है कि कभी भी आपकी सेना को हरा सकती है। तो इस तरह उनके दिलों पर राज कर लिया था, उनके मन को काबू में कर लिया था, उनके दिमाग को काबू में कर लिया था समुद्रगुप्त ने। तो कौन सी नीति लागू करी थी? इन्होंने नीति लागू करी थी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इन राज्यों के विरुद्ध। अब आते हैं आठवीं प्रदेश के क्षेत्र। आठवीं प्रदेश कौन से क्षेत्र थे? तो ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के, वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग थे जो आठवीं प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पर भी यहाँ के क्षेत्रों को जीता था मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के, वर्तमान मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के भूभाग इन क्षेत्रों को जीता समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने यहाँ पर भी एक नीति लागू की थी और उस नीति का नाम है परिचारिकी कृत की नीति। परिचारिकी कृत, ये नीतियों का नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स ना, थोड़े टफ है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। परिचारिकी कृत की नीति इन्होंने लागू की थी। इस नीति के दौरान क्या होता था फ्रेंड्स, तो आप लिखेंगे इस नीति में आठवीं प्रदेश के जो शासक थे इन्होंने समुद्रगुप्त ने क्या कर लिया था, इन्हें सेवा प्रदान, मतलब आप हमारी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, अर्थात इन्हें सेवक बना लिया था। ठीक है, क्या बना लिया था? सेवक बना लिया था। अर्थात आठवीं प्रदेश जो आठवीं राज्य थे ये हमेशा समुद्रगुप्त या फिर गुप्त साम्राज्य की सेवा में उपलब्ध रहते थे परिचारिकी कृत के अंतर्गत। तो कौन सी नीति लागू करी थी? परिचारिकी कृत की नीति लागू की गई थी आठवीं प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं सीमावर्ती राज्यों पर विजय। सीमावर्ती राज्य के अंतर्गत दोस्तों समुद्रगुप्त ने भारत के उत्तरी क्षेत्र के तथा पूर्व क्षेत्र के कुछ राज्यों को विजित किया था। तो कौन कौन से राज्य थे? तो यदि हम पूर्व क्षेत्र के देखें तो असम के 2 भूभाग और बांग्लादेश वाले राज्य, और उत्तर में, भारत के उत्तर में देखें तो हरियाणा वाला क्षेत्र और नेपाल वाले क्षेत्र के भूभागों को समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया था। तो ये सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत आते थे। जो मैंने बोला है आप उन्हें लिखेंगे कौन कौन से क्षेत्र। पूर्व दिशा में असम के 2 भूभाग और बांग्लादेश वाला क्षेत्र, और भारत के उत्तर में हरियाणा और नेपाल वाला क्षेत्र। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इन राज्यों को जीतने के दौरान या इन राज्यों को जीतने के बाद में इन पर भी समुद्रगुप्त के द्वारा एक नीति लागू की गई थी। इस नीति का नाम था सर्वकर दानाज्ञाकरण। मैं ब्लैक से लिखती हूँ फ्रेंड्स, आपको दिखाई देगा, बड़ा नाम है इसका। सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन। ये नीति थी। क्या नाम था नीति का? सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन की नीति इन्होंने लागू की थी इन राज्यों के विरुद्ध, सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध। इस नीति में क्या होता था? तो फ्रेंड्स इस नीति में इन राज्यों को हर तरह का कर देना पड़ता था। देखिए, सर्व कर से याद रखेंगे, हर तरह का कर क्या करना होता था? इन्हें देना होता था। सभी तरह का कर देना होता था। सभी तरह का कर इन्हें देना होता था, सारे टैक्सेस चुकाने होते थे। दूसरा था आज्ञाकरण। आज्ञाकरण मतलब आज्ञा का पालन करना होता था। हर आज्ञा का पालन करना होता था इन राज्यों को। और प्रणामागमन में क्या होता था फ्रेंड्स? इन राज्यों के शासक राजधानी अर्थात पाटलिपुत्र में आते थे, गुप्त साम्राज्य की राजधानी में आते थे, और वहाँ पर क्या करते थे? ये एक विशेष तिथि पे इन्हें आना पड़ता था और वहाँ पे ये प्रणाम करते थे। वहाँ पे अपनी दास्ता को ये प्रदर्शित करते थे कि इन राज्यों को समुद्रगुप्त के द्वारा या फिर इन वर्तमान तात्कालिक शासक के द्वारा जीता गया है और हम इन्हें नमन करते हैं। तो ये प्रणामागमन के तहत इन्हें गुप्त साम्राज्य अर्थात राजधानी में आना पड़ता था और वहाँ पर निवेदन या प्रणाम करना पड़ता था आकर। तो ये कुछ नीतियाँ थी सीमावर्ती राज्यों पर।
ये फ्रेंड्स आना, राजधानी में आना, प्रणाम करना, ये सब है ना इस ओर इंगित करते हैं कि हमेशा ये चीज़ याद रहे आपको कि आपके जो राज्य हैं, आप शासक चाहे, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स कि राज्यों को जीता था और जो तात्कालिक शासक थे उन्हें ही वहाँ का शासक रहने दिया था, लेकिन ये नीतियाँ लागू की थी कि इन चीज़ों का आपको पालन करना होगा, जिससे आपको स्मरण में रहे या फिर मेमोरी में ये चीज़ याद रहे कि इन राज्यों को समुद्रगुप्त के द्वारा जीत लिया गया है। चाहे आप अभी शासक है लेकिन इन्हें जीत लिया गया है, आप इनके अधीन हैं, तो अधीनस्थता का आभास हो सके, इसीलिए ये प्रणाम वगैरह की इन्होंने नीतियाँ लागू की थी। तो क्या नीति थी? सीमावर्ती राज्यों में सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन की नीति इन्होंने लागू की थी। लास्ट देख लेते हैं हम विदेशी साम्राज्यों पर विजय। तो विदेशी साम्राज्य पर विजय के दौरान इन्होंने कौन कौन से साम्राज्य जीते थे? तो इन्होंने कुषाण वंश, है ना, क्योंकि पतन हुआ था तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़कर आए होंगे, तभी हुआ होगा। कुषाण वंश, मुरुंड वंश और सिंहल वंश जैसे साम्राज्य को इन्होंने जीता और यहाँ के भूभागों पर इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। सिंहल जो कि श्रीलंका वाला भूभाग है, ठीक है, सिंहल से समझेंगे श्रीलंका। तो ये विदेशी क्षेत्रों को भी इन्होंने जीता था और साथ ही साथ इन्होंने दक्षिण एशिया महाद्वीपों को भी जीता था, दक्षिण पूर्वी एशिया के महाद्वीपों को, दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीपों को भी इन्होंने जीता था। तो यहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तारित कर लिया था। कुषाण वंश को समाप्त किया, मुरुंड वंश पर इन्होंने जीत हासिल करी थी। सिंहल जो कि श्रीलंका का क्षेत्र है, वहाँ पर सिंहल वंश जो कि श्रीलंका भूभाग का वंश है या फिर वहाँ का साम्राज्य, उससे भी इन्होंने जीता। साथ ही साथ इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीपों को भी जीता था, इन क्षेत्रों को भी विजित किया था। इसीलिए मैंने कहा कि गुप्त साम्राज्य के ये जो शासक हुए समुद्रगुप्त, इन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी एक्सपांड किया था, काफ़ी फैलाया था। इवन दो अब तक हमने नहीं पढ़ा कि दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीपों पर किसी शासक ने शासन किया था, तो वहीं समुद्रगुप्त जाकर भी इन क्षेत्रों को भी जीत लेते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं, इनकी सेना इतनी शक्तिशाली होती है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि इन क्षेत्रों को इन्होंने जीता था और इन राज्यों को भी संचालित करने के लिए इन्होंने यहाँ पर भी एक नीति लागू की थी। तो कौन सी नीति लागू की थी वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। तो इन्होंने विदेशी साम्राज्यों पर आत्मनिवेदन नीति का नाम लिखेंगे, आत्मनिवेदन कन्योपायन, आत्मनिवेदन कन्योपायन याचनाधुपाई की नीति लागू की थी। याचनाधुपाई कौन सी नीति? नाम बड़ा है, अच्छे से लिखेंगे और ये एक दो बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। आत्मनिवेदन कन्योपायन याचनाधुपाई की नीति लागू की थी इन राज्यों के विरुद्ध। इस नीति के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, क्या किया था इन्होंने किया था कि यहाँ के जो शासक हैं ये विदेशी साम्राज्यों के, ये आत्मनिवेदन मतलब हमेशा निवेदन करेंगे गुप्त साम्राज्य के शासक के सामने हर चीज़ के बारे में, हर जो भी ये कार्य करने वाले हैं अपने राज्यों में उसके लिए क्या करेंगे? निवेदन करेंगे। तो आत्मनिवेदन करेंगे। कन्योपायन अर्थात अपनी कन्याओं का दान करेंगे, है ना, या फिर विवाह वगैरह करेंगे। यदि ये बोलते हैं कि हमें इन आपकी कन्या से विवाह करना है तो ये विवाह के लिए तैयार रहेंगे। तो कन्यादान करेंगे, कन्याओं का दान करेंगे। कन्यादान से मतलब है कन्याओं का दान, ठीक है। याचनाधुपाई मतलब जो गुप्त साम्राज्य था इनमें एक विशेष प्रकार की मोहर होती थी जिस पे गरुड़ चिन्ह बना हुआ होता था, गरुड़ चिन्ह अंकित होता है, विशेष तरह की मोहरें होती थी। तो किसी भी कार्य को करने से पहले आप उस गरुड़ मोहर अंकित पत्र को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे। तो याचनाधुपाई के अंतर्गत ये होता था गरुड़ चित्र अंकित राजपत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। और ये राजपत्र की आवश्यकता क्यों होती होगी? अरे भाई कोई भी कार्य कर रहे हैं तो जैसे अभी हम यदि कोई भूमि लेते हैं ये तो लाइसेंस बनाते हैं, तो उस टाइप का ये लाइसेंस होता है। तो ये राजपत्र इन्हें क्या करना पड़ता है? प्रार्थना के दौरान प्रार्थना करते हुए इन्हें हासिल करना होता है। तो याचनाधुपाई किसी भी कार्य को या किसी भी क्षेत्र पर कोई काम कर रहे हैं तो आपको एक राजपत्र
लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा गुप्त साम्राज्य से, तभी आप वो कार्य कर सकते हैं जिसपे गरुड़ चित्र अंकित होता है। तो प्रार्थना करके, याचना करके आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मनिवेदन, कन्योपायन, याचनादुपाय की नीति इन्होंने लागू की थी। कहाँ पर? विदेशी साम्राज्यों पर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ भूभाग जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा विजित किए जाते हैं और यहाँ पर अलग अलग नीतियाँ लागू की जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलता है, इनका निचोड़ क्या निकलता है। इनका निचोड़ ये निकलता है, हमने ये देखा कि समुद्रगुप्त एक विस्तारवादी सोच के व्यक्ति थे। इन्हें एक विद्वान हुए थे विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था? तो ये पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया था। तो विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार थे, ये विद्वान थे स्मिथ, इनके द्वारा कहा गया था समुद्रगुप्त को। इन्होंने क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। 1000 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, क्योंकि पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन हो गया ये क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे, बहुत लोगों को तो पता भी होगा। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये एक इतिहासकार थे फेमस। और क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। किसे कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। क्यों कहा था? इसलिए कहा था फ्रेंड्स, क्योंकि नेपोलियन जो शासक थे, ठीक है, ये जो योद्धा थे, इनकी भी एक साम्राज्य विस्तार की नीति थी। लेकिन कई इतिहासकार जो भारत के, उन्होंने ये माना था कि चाहे समुद्रगुप्त विस्तारवादी सोच के शासक थे, लेकिन नेपोलियन की तरह नहीं थे। इनका साम्राज्य विस्तार के पीछे जो लॉजिक था वो अलग था और समुद्रगुप्त का जो लॉजिक था वो दोनों अलग था। इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और इनका क्या हुआ? हास हुआ, इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपनाई, लेकिन इन्हें उससे फायदा हुआ, इनकी प्रशस्ति हुई, इनकी प्रशंसा हुई। तो भारत का नेपोलियन कहा गया किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे समुद्रगुप्त, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। विष्णु भगवान को बहुत मानते थे, अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे तो अन्य धर्मों के बारे में ये गलत सोचते थे या अन्य धर्मों का हनन करते थे। अन्य धर्मों को भी ये काफ़ी मानते थे। इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत ये है कि श्रीलंका में एक शासक हुए, श्रीलंका के शासक हुए मेघवर्मन। आप लिखेंगे श्रीलंका के शासक मेघवर्मन। वे मेघवर्मन को इन्होंने बौद्ध विहार बनाने की आज्ञा प्रदान की थी। बौद्ध विहार, जब इन्होंने मेघवर्मन ने इनसे याचना की समुद्रगुप्त से कि मुझे श्रीलंका में एक बौद्ध विहार बनाना है, तो इन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त ने उन्हें आज्ञा प्रदान की, उन्हें हाँ कहा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इस बात का द्योतक है कि ये अन्य धर्मों से भी उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने धर्म से प्रेम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे समुद्रगुप्त साहित्य का भी काफ़ी इनकी रुचि थी, संस्कृति में भी काफ़ी इनकी रुचि थी। इन्होंने सांस्कृतिक विकास भी किया था अपने शासनकाल में। तो क्या किया था इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता या प्रयाग प्रशस्ति के निर्माणकर्ता हरिशेन को अपने राज्य में क्या दी थी? अपने राज्य में रहने की आज्ञा दी थी। ये इनके राज्य में रहा करते थे हरिशेन जैसे विद्वान। साथ ही बौद्ध विद्वान वसुबंधु भी इनके राज्य में रहते थे, निवास करते थे। ठीक है, तो ऐसे विद्वानों को इन्होंने अपने राज्य में रहने की परमिशन दी थी, आज्ञा दी थी। ये बात प्रदर्शित करता है कि समुद्रगुप्त एक सांस्कृतिक विकासवादी शासक थे। हरिशेन वसुबंधु को समुद्रगुप्त स्वयं एक महान संगीतज्ञ थे। महान संगीतज्ञ
कैसे पता चलता है? तो इनके सिक्कों से पता चलता है कि ये एक संगीतज्ञ थे। इनके सिक्कों पर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए ऐसा चित्र अंकित है इनके सिक्कों पर, जो बताता है कि ये समुद्रगुप्त क्या थे? संगीत में रुचि रखते थे, एक संगीतज्ञ थे। तो क्वेश्चन आता है कि वीणा बजाते हुए किस शासक का चित्र स्वर्णिम सिक्कों में अंकित है? तो समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। ठीक है, वीणा वादन करते हुए, वीणा वादन करते हुए चित्र अंकित स्वर्ण सिक्कों में। ठीक है, समुद्रगुप्त कविराज भी थे, कविताएं भी लिखते थे, तो महान कविराज भी थे। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि समुद्रगुप्त साहित्य में और सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान करते थे, कितनी रुचि रखते थे। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हो गई समुद्रगुप्त के बारे में। उसके बाद में क्या होता है कि 375 ईस्वी में इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में कभी भी कोई भी शासक इन्हें हरा नहीं पाया था, इन्होंने हमेशा विजय ही हासिल की थी। इनकी दिग्विजय की नीति थी, ये महत्वाकांक्षी शासक थे और इन्हें कोई भी नहीं हरा पाया था। 375 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, 375 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में गुप्त साम्राज्य को संभालने वाले नेक्स्ट शासक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उनका नाम है। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे और किस तरह गुप्त साम्राज्य को बढ़ाया था। तो आज के वीडियो को, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए हर पॉइंट को, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर को यहीं दी एंड करते हैं। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। खूब सारा अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।